से आंदोलन के बारे में? असहयोग आंदोलन के बारे में। तो देखिए हम पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन। मैं हेडिंग डाल देता हूं, असहयोग आंदोलन। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन। और ये कब हुआ था? 1920 में, 1920 में। अब यह आंदोलन क्यों हुआ था वो देखिए बोर्ड पे आप गौर से। तो देखिए बात है 1919 की। 1919 में अंग्रेजों ने 1919 में अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने रोलेट एक्ट पारित कर दिया। रोलेट एक्ट पारित कर दिया। 1919 में अंग्रेजों ने रोलेट एक्ट पारित कर दिया। रोलेट एक्ट पारित कर दिया। ये रोलेट एक्ट क्या था? तो गौर से सुनिए, जो ये रोलेट एक्ट था ये बिना दलील, ये कैसा कानून था? बिना दलील, बिना वकील, बिना वकील, बिना अपील का कानून था। बिना अपील का कानून, बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील का कानून माना जाता था इस रोलेट एक्ट को। यानी इसके तहत अंग्रेज क्या करते थे? हुआ क्या, क्योंकि भारत में क्रांतिकारी गतिविधि बढ़ने लगी, अंग्रेजों ने क्या किया? ये एक्ट पारित कर दिया। इसके चलते अगर इनको किसी भी भारतीय पे शक होता, ये शक के दायरे में उस भारतीय को उठा लेते, जेल में डाल देते। अब वो भारतीय ना कोई दलील कर सकता, ना कोई अपील लगा सकता, ना कोई वकील कर सकता। इसलिए इसको बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील का कानून कहा गया। अब क्या हुआ? इस कानून के चलते, इस कानून के चलते अंग्रेजों ने, इस कानून के चलते अंग्रेजों ने 2 भारतीयों को गिरफ्तार कर लिया। अंग्रेजों ने 2 भारतीयों को गिरफ्तार कर लिया। और कौन से थे वे 2 भारतीय? तो एक का नाम था डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, एक का नाम था डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, और एक का नाम था डॉक्टर सतपाल, एक का नाम था डॉक्टर सतपाल। तो अंग्रेजों ने क्या किया? इन 2 भारतीयों को गिरफ्तार कर लिया, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल को। अब हुआ क्या? हम भारतीयों ने इन दोनों की रिहाई के लिए अमृतसर के अंदर एक सभा बुलाई। तो हम पढ़ते हैं इस गिरफ्तारी के विरोध में भारतीयों ने क्या किया? 13 अप्रैल को, भारतीयों ने 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में, अमृतसर के जलियांवाला बाग, लगभग सभी ने सुना हुआ है, जलियांवाला बाग में सभा बुला ली या सभा इकट्ठी की इस गिरफ्तारी के विरोध में। तो हम पढ़ते हैं ये काम क्यों किया गया था? इस गिरफ्तारी के विरोध में हम भारतीयों ने क्या किया? 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग के अंदर एक सभा बुला ली। अब जैसे ही हमने जलियांवाला बाग के अंदर ये सभा बुलाई तो यहाँ पे क्या किया? रेजिनाल्ड डायर ने, यहाँ पे रेजिनाल्ड डायर ने इस भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। और हुआ क्या? इसी को क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसी को बोला जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो आपको याद रखना है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो आप याद रखोगे जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। अब हुआ क्या? जैसे ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, इसके बाद हम भारतीयों ने क्या किया? अंग्रेजों को जिम्मेवार ठहराया इसका। अब अंग्रेजों ने क्या किया? इसकी जांच करने के लिए उन्होंने हंटर समिति बनाई और अंग्रेजों ने ये कह दिया क्या इसमें रेजिनाल्ड डायर की कोई गलती नहीं है, सारी गलती भारतीयों की है, उन्होंने इनको उकसाया है। अब यहाँ पे जो हंटर समिति बनाई थी उसने ये कह दिया जितने व्यक्ति मरे हैं, यानी कि उन्होंने ये बताया था करीब 379 लोग मरे हैं, हम उनके घर वालों को मुआवजा दे देंगे। लेकिन
कांग्रेस ने क्या किया, पंडित मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक तहकीकात समिति बना दी। उस तहकीकात समिति ने चेक किया, उसने देखा अंग्रेजों ने तो जो संख्या वो गलत बताई है, मरने वाले तो 1000 हैं। तो सारे के सारे कांग्रेस से अंग्रेजों के पास गए और जाके कहा, देखिए आप इनको सजा दीजिए चाहे मत दीजिए, लेकिन आप एक काम कीजिए, जो मरने वाले हैं वो 1000 लोग हैं, आप उनके घर वालों को मुआवजा दे दीजिए, कुछ पैसे दे दीजिए। अंग्रेजों को गुस्सा आया क्योंकि उन्होंने वो उस हंटर समिति के ऊपर तहकीकात समिति बनाई थी। तो यहाँ पे अंग्रेजों ने क्या किया, साफ मना कर दिया, वो किसी प्रकार का कोई मुआवजा नहीं देंगे। तो इस अंग्रेजों की घटना से दुखित होकर महात्मा गांधी ने पूरे भारत के लिए अखिल भारतीय आंदोलन किया, जिसमें सारे हिंदू मुस्लिम एक साथ आए, जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। तो इसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की घोषणा कर दी। तो हम पढ़ते हैं असहयोग आंदोलन। तो यहाँ पे हम ये पढ़ेंगे, इसके बाद 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में, तो हम पढ़ते हैं 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में, लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित कर दिया। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित कर दिया। तो हम पढ़ते हैं असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित कर दिया। तो ये हम पढ़ते हैं इसी में। इसके बाद हम पढ़ते हैं आंदोलन लगभग स्टार्ट हो चुका था। इसके बाद बात है 2 साल बीतते चले गए। बात है 5 फरवरी 1922 की। बात है 5 फरवरी 1922 की। 5 फरवरी 1922 की। 5 फरवरी 1922 को यूपी के गोरखपुर जिले के, यूपी के गोरखपुर जिले के, गोरखपुर जिले के एक चोरा चोरी नामक स्थान पर, चोरा चोरी नामक स्थान पर एक घटना हुई। चोरा चोरी नामक स्थान पर एक घटना हुई। तो गौर से सुन लीजिए, 5 फरवरी को यूपी के गोरखपुर में एक चोरा चोरी नामक स्थान के ऊपर आंदोलनकारियों ने क्या किया, जो महात्मा गांधी के आंदोलनकारी थे, उन्होंने इस चोरा चोरी नामक पुलिस स्टेशन के अंदर 21 सिपाहियों को कैद करके, अंग्रेजी सिपाहियों को इस थाने में आग लगा दी, जिसकी वजह से सारे के सारे सिपाही मारे गए। तो हम पढ़ते हैं, इसी को क्या बोला जाता है, चोरा चोरी कांड। तो इस 5 फरवरी 1922 को थाने में आग लगा दी, थाने में आग लगा दी, आग लगा दी, जिसमें 21 पुलिसकर्मी मारे गए, जिसमें 21 पुलिसकर्मी मारे गए। और इसी को नाम क्या दिया जाता है, चोरा चोरी कांड। इसी को नाम दिया जाता है चोरा चोरी कांड। अब जो ये चोरा चोरी कांड हुआ, इसके चलते महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। तो हम पढ़ते हैं, इसके चलते महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया और महात्मा गांधी ने दुखित होकर अपना आंदोलन वापस ले लिया। तो हम पढ़ते हैं 12 फरवरी 1922 को, 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस लेने की घोषणा कर दी। आंदोलन वापस लेने की घोषणा की, वापस लेने की घोषणा की। महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस लेने की घोषणा की। तो देखिए, ये था आप लोगों का आंदोलन। इस आंदोलन में जितने भी वन लीनियर क्वेश्चन बने हैं, मैंने सारे के सारे बोर्ड पे लिख दिए हैं। अब आप इस क्लास को एक बार दोबारा देख लेना, अच्छे से मेरी बातों को सुन लेना और ये सारे के सारे क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना। इसके बाद में हम पढ़ते हैं
आपको एक बात बता देता हूं, यहीं पे सुन लीजिए। महात्मा गांधी ने जैसे ही आंदोलन वापस लेने की घोषणा की, तो यहाँ पे जो भारतीय थे वो भारतीय महात्मा गांधी से नाराज हो गए। क्यों? क्योंकि 2 साल से वो महात्मा गांधी के साथ सड़कों पर भूखे थे। उनको लगा महात्मा गांधी पे बात आई तो महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया। तो यहाँ पे महात्मा गांधी से नाराज होकर कुछ लोग अलग हो गए, जैसे चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू। इन्होंने कांग्रेस से निकलकर अपनी अलग पार्टी बना ली, स्वराज पार्टी। और साथ में कुछ युवा महात्मा गांधी से अलग हुए, जिन्होंने अपनी क्रांतिकारी पार्टियां बनानी स्टार्ट कर दी, एच आर ए जैसी, जो आगे चल के मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। तो इसके बाद में हम महात्मा गांधी का अगला आंदोलन पढ़ते हैं, जिस आंदोलन का नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो हम पढ़ते हैं महात्मा गांधी का सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो हम पढ़ते हैं महात्मा गांधी का सविनय अवज्ञा आंदोलन। और ये कब हुआ था? 1930 में। तो हम पढ़ते हैं महात्मा गांधी का जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था ये 1930 में हुआ था। अब ये आंदोलन क्या था? तो देखिए, बात है 12 मार्च 1930 की। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी अपने 78 अनुयायियों के साथ 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 साबरमती आश्रम से दांडी तट की ओर पैदल निकले। दांडी तट की तरफ पैदल निकले। इसी को क्या बोला जाता है इतिहास में? दांडी मार्च यात्रा। इसी को इतिहास में दांडी मार्च यात्रा बोला जाता है, जो 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुई थी। अब गौर से सुनिए, अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने भारत में जो नमक बनता था उस पर बैन लगा दिया। महात्मा गांधी ने क्या किया? महात्मा गांधी ने अपने साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ मिलकर महात्मा गांधी चल निकले दांडी तट की ओर। और महात्मा गांधी दांडी तट पर पहुंचे। इसी को दांडी मार्च यात्रा कहा जाता है। और महात्मा गांधी 5 अप्रैल 1930 को पहुंचे। 5 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी दांडी में पहुंचे। और वहां पहुंच के महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा। तो आप याद रखोगे, महात्मा गांधी ने वहां पहुंच के नमक कानून तोड़ा। महात्मा गांधी ने वहां पहुंच के नमक कानून तोड़ा। और अगले ही दिन 6 अप्रैल को 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा कर दी। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों से तंग आके सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा कर दी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा कर दी। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा कर दी 6 अप्रैल 1930 को। इसके बाद हम पढ़ते हैं जैसे ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा करने के बाद लगभग 1 साल बीत चुका था। अब जो भारत के वायसराय थे, जिनका नाम था लॉर्ड इरविन, वो महात्मा गांधी से समझौता करने के लिए आए। और बात है 5 मार्च 1931 की। तो हम पढ़ते हैं, बात है 5 मार्च 1931 की। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। गांधी इरविन समझौता हुआ। गांधी इरविन समझौता हुआ। गांधी इरविन समझौता हुआ। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। इस समझौते में क्या हुआ? महात्मा गांधी को यह समझाया गया कि भारत का विकास हो रहा है और उसको लेके जो चर्चाएं हैं वो इंग्लैंड में चल रही हैं। इंग्लैंड में गोलमेज सम्मेलन चल रहे हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो आप उनमें भाग लीजिए। तो 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और इरविन समझौता हुआ, जिसके तहत महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, तो हम पढ़ते हैं, जिसके तहत महात्मा गांधी सेकंड गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए
सेकंड गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए SS राजपुताना नामक जहाज से SS राजपुताना नामक जहाज से SS राजपुताना नामक जहाज से लंदन गए। तो आप याद रखेंगे महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए SS राजपुताना नामक जहाज से कांग्रेस की तरफ से इंग्लैंड के लंदन में गए। अब ये गोलमेज सम्मेलन क्या होते हैं, ये क्यों हुए थे, इसके पीछे का इतिहास जानते हैं और वहां से हमारे एग्जाम के क्वेश्चन निकालते हैं। तो देखिए बोर्ड पे, तो हम पढ़ते हैं ये गोलमेज सम्मेलन क्या था और यहाँ से क्वेश्चन क्या आए हैं। तो मैं हेडिंग डाल देता हूँ एक बार, गोलमेज सम्मेलन। मैं हेडिंग डाल देता हूं एक बार, गोलमेज सम्मेलन। अब देखिए जो ये गोलमेज सम्मेलन क्या है, तो एक बार इसके इतिहास के बारे में बताता हूं। तो अंग्रेजों ने क्या किया, 1919 के सुधार कार्यों 1919 के एक्ट के सुधार कार्यों की जांच के लिए, सुधार कार्यों की जांच के लिए, सुधार कार्यों की जांच के लिए नवंबर 1927 में, अंग्रेजों ने नवंबर 1927 में साइमन आयोग का गठन किया। साइमन आयोग का गठन किया जिसके अंदर 7 सदस्य थे और सातों के 7 सदस्य अंग्रेज थे जिनके हेड का नाम था सर जॉन साइमन। अब देखिए जब मैं आपको पॉलिटी में 1919 का एक्ट पढ़ाऊंगा तो एक एक्ट आया था 1919 का, उसमें क्या किया, भारत के सुधार करने की कोशिश की गई और बात ये हुई थी भारत के सुधार कार्यों की जांच आने वाले 10 साल में करेंगे। तो 1919 के 10 साल बाद 1929 आया, लेकिन 1928-29 में इंग्लैंड में चुनाव थे, इसलिए 1927 में ये आयोग बना दिया गया, साइमन आयोग। अब साइमन आयोग बना जो 7 सदस्यों की एक टीम थी, सातों के 7 अंग्रेज थे, इनके हेड का नाम था सर जॉन साइमन। इनको आना था भारत के अंदर और सुधार कार्यों की जांच करनी थी। तो हम पढ़ते हैं 3 फरवरी 1928 को ये भारत में आया था। 3 फरवरी 1928 को ये भारत आया था और जैसे ही ये भारत आया तो भारत में इसका विरोध किया गया, भारत में इसका विरोध किया। अब आप ये कहोगे विरोध किस लिए किया, तो ये विरोध इसलिए किया गया था क्योंकि भारतीय चाहते थे आप सुधार कार्यों की जांच करें, लेकिन इसमें एक भारतीय हो 7 सदस्यों में, तो यहाँ पे अंग्रेजों ने कहा इसमें कोई भारतीय नहीं होगा, तो हम भारतीयों ने इसका विरोध किया। और विरोध करने जो भारतीयों ने इसका विरोध किया था उनके नेता कौन थे, तो हम पढ़ते हैं लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में विरोध किया। तो लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हमने इनको काले झंडे दिखाए, हमने इनको काले झंडे दिखाए, इनको काले झंडे दिखाए, यानी लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में ये विरोध किया गया। अब हुआ क्या, जनरल स्कॉट ने, तो हम पढ़ते हैं वहीं पे लाहौर के, बात है ये लाहौर की, लाहौर के अंदर जनरल स्कॉट पुलिसकर्मी थे, बात है लाहौर की, वहां पे जनरल स्कॉट ने लाला लाजपत राय पर, जनरल स्कॉट ने लाला लाजपत राय पर गोलियां चलाने का, लाला लाजपत राय पर लाठियां चलाने का आदेश दे दिया। लाठियां चलाने का आदेश दे दिया जिससे घायल होकर लाला लाजपत राय मारे गए यानी शहीद हो गए। लाला लाजपत राय मारे गए यानी शहीद हो गए। अब गौर से सुन लीजिए सारी कहानी क्या थी। तो लाहौर में जैसे ही ये साइमन आयोग आया तो लाला लाजपत राय ने कांग्रेस की तरफ से इनका विरोध किया, काले झंडे दिखाए, साइमन गो बैक के नारे लगाए। अब लाहौर के जो तत्कालीन पुलिस अधीक्षक थे जिनका नाम था जनरल स्कॉट, तो जनरल स्कॉट ने क्या किया, देखा लाला लाजपत राय सारी की सारी भीड़ का नेतृत्व कर रहे हैं, तो उन्होंने लाला लाजपत राय के ऊपर लाठियां चलाने का आदेश दे दिया, जिससे घायल होकर लाला लाजपत राय शहीद हो गए। अब यहाँ पे हुआ क्या, जैसे ही लाला लाजपत राय शहीद हुआ तो कांग्रेस की तरफ से
कांग्रेस की तरफ से, स्वराज पार्टी की तरफ से मोतीलाल नेहरू ने अपनी एक अलग रिपोर्ट बना ली जिसको बोला गया था नेहरू रिपोर्ट, और एक तरफ ये साइमन रिपोर्ट थी। इन दोनों रिपोर्ट पे विचार विमर्श करने के लिए इंग्लैंड के अंदर 3 गोलमेज सम्मेलन किए गए, और जो तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन थे, हम पढ़ते हैं इन साइमन आयोग की और नेहरू रिपोर्ट की जांच करने के लिए इंग्लैंड में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। इंग्लैंड में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। इंग्लैंड में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, और तीनों के तीनों जो गोलमेज सम्मेलन हैं वो कब हुए थे? पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में, और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में। तो ये 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। तो हम पढ़ते हैं 1930, 1931, 1932 में ये 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, ये हम पढ़ते हैं। अब यहाँ से तीनों गोलमेज सम्मेलन से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, वो देख लीजिए आप। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन से क्वेश्चन ये बनते हैं, आपसे ये पूछा जाता है तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले, आपसे पूछा है तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले। आपसे पूछा जाता है तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले, तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले, सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले, हिस्सा लेने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले भारतीय, तो याद रखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर BR अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। महात्मा गांधी ने सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था, ये मैं आपको बता देता हूं। अब एक बात सुन लीजिए, तीनों ही गोलमेज सम्मेलन असफल हुए थे। क्यों? क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वहां पे दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग कर दी, जिसकी वजह से महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच मतभेद हुए, और हम पढ़ते वहां पे तीनों ही गोलमेज सम्मेलन असफल हुए थे। तो याद रखेंगे तीनों गोलमेज सम्मेलन असफल हुए थे। तीनों जो गोलमेज सम्मेलन हैं, ये गोलमेज सम्मेलन असफल हुए थे महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आपसी मतभेद की वजह से। अब यहाँ पे क्या हुआ, तीनों गोलमेज सम्मेलन के असफल होने के बाद, बात है 16 अगस्त 1932 की। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के PM, जिनका नाम था रैमजे मैकडोनाल्ड, जिनका नाम था रैमजे मैकडोनाल्ड, जिनका नाम था रैमजे मैकडोनाल्ड, इन्होंने क्या किया, इन्होंने 16 अगस्त को दलितों को पृथक निर्वाचन दे दिया, दलितों को पृथक निर्वाचन दे दिया। पृथक यानी सेपरेट वोट सिस्टम, जो पहले पढ़ा चुका हूं आप लोगों को, सुन लीजिए। देखिए, याद करें मेरी वो क्लास जिसमें मैंने आपको बताया था अंग्रेजों ने भारतीयों में फूट डालने के लिए मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन दिया, हिंदू और मुस्लिम को अलग कर दिया, हर एक मुस्लिम को वोट डालने के 2 अधिकार दिए। अब अंग्रेजों ने क्या किया, हिंदुओं में फिर से फूट डालने के लिए दलितों को अलग कर दिया, दलितों को पृथक निर्वाचन दे दिया। जैसे ही दलितों को पृथक निर्वाचन दिया तो महात्मा गांधी ने उस एक्ट को भी सर्वनाश एक्ट कहा था, तो महात्मा गांधी को यह भी बुरा लगा, और महात्मा गांधी ने इससे नाराज होकर, और ये जो दलितों को पृथक निर्वाचन था ये किसने दिलवाया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। महात्मा गांधी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से नाराज हुए, और महात्मा गांधी ने क्या किया, पूना की यरवदा जेल के अंदर भूख हड़ताल शुरू कर दी। महात्मा गांधी ने इससे नाराज होकर, हम पढ़ते हैं महात्मा गांधी ने इससे नाराज होकर पूना की यरवदा जेल में, पूना की यरवदा जेल में आमरण अनशन किया, पूना की यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया, आमरण अनशन शुरू कर दिया। तो हम पढ़ते हैं आमरण अनशन शुरू कर दिया। अब सारे के सारे भारतीयों ने महात्मा गांधी का साथ दिया, और इस दलितों के पृथक निर्वाचन को खत्म करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मजबूर कर दिया। बात है 24 सितंबर 1932 की। 24 सितंबर 1932 को दलितों के इस पृथक निर्वाचन को, तो हम पढ़ते हैं 24 सितंबर 1932 को दलितों के इस पृथक निर्वाचन को खत्म कर दिया गया,
खत्म कर दिया गया। 24 सितंबर 1932 को इस दलित के पृथक निर्वाचन को खत्म कर दिया गया और इस 24 सितंबर 1932 को ये पूना समझौता हुआ था। पूना समझौता हुआ था। और गौर करें ये पूना समझौता किस किस के बीच हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच पूना समझौता हुआ, जिसमें दलितों के पृथक निर्वाचन को खत्म कर दिया गया और दलितों के लिए सीटें आरक्षित कर दी गई। इसी दिन क्या किया गया? दलितों के लिए सीटें आरक्षित कर दी गई। दलितों के लिए जो कुछ सीटें हैं वो आरक्षित कर दी गई। इलेक्शन की जो सीटें हैं वो सीटें आरक्षित, रिजर्वेशन दे दिया गया। और गौर करें आरक्षण का जो जन्म है वो यहीं से हुआ है, दलितों के लिए कुछ सीटें आरक्षित कर दी गई। तो ये था आप लोगों का सविनय अवज्ञा आंदोलन। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे मैं बोर्ड पे लिख चुका हूँ, एक वन लाइनर करके सारे के सारे आप लोगों को समझा दिए हैं अच्छे से। बस इन सभी को एक एक करके याद कर लेना और मैं इन सभी के नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा, उनसे लिख लेना या यहीं से उतार लेना और अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद हम पढ़ते हैं महात्मा गांधी के अंतिम आंदोलन के बारे में। और महात्मा गांधी का जो आखिरी आंदोलन था उस आंदोलन का नाम था भारत छोड़ो आंदोलन। तो हम पढ़ने वाले हैं भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। तो हम पढ़ने वाले हैं भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। तो हम पढ़ने वाले हैं भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942। अब ये आंदोलन हुआ 1942 1942 में। तो बस इसमें एक तो ये याद रखना, कुछ क्वेश्चन बनते हैं इसमें। एक तो ये याद रखोगे आप, जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से ये भारत का सबसे बड़ा आंदोलन था। ये भारत का सबसे बड़ा आंदोलन था, सबसे बड़ा आंदोलन था। ये भारत का सबसे बड़ा आंदोलन था। तो आप याद रखोगे जनसंख्या की दृष्टि से ये भारत का सबसे बड़ा आंदोलन था। हाँ, अब इसके क्वेश्चन लिख लीजिए। 7 अगस्त 1942 को ये वर्धा प्रस्ताव के नाम से पारित हुआ था। ये वर्धा प्रस्ताव के नाम से पारित हुआ, प्रस्ताव के नाम से पारित हुआ था। ये वर्धा प्रस्ताव के नाम से पारित हुआ था। आप याद रखोगे 7 अगस्त 1942 को। इसके बाद आप लिखोगे 8 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में, कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में, विशेष अधिवेशन यानी विशेष सेशन में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में मुंबई के गवालिया टैंक मैदान में, विशेष अधिवेशन जो कहां पर हुआ था? मुंबई के गवालिया टैंक मैदान में हुआ था। मुंबई के गवालिया टैंक मैदान में, मुंबई के गवालिया टैंक मैदान में इसे पारित किया गया, इसे पारित किया गया। अब गौर से सुन लीजिए, मैंने ये लिखा है 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस के विशेष एक अधिवेशन हुआ था। इस विशेष अधिवेशन में जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में हुआ था और इसमें ये मुंबई के गवालिया टैंक मैदान में पारित कर दिया गया कि अब भारत छोड़ो आंदोलन की तैयारी की गई। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं, जैसे ही अंग्रेजों को पता चला, यानी भारतीयों ने इस आंदोलन की घोषणा कर दी और अंग्रेजों को पता चला, तो अंग्रेजों ने इस आंदोलन को दबाने के लिए अगले ही दिन सुबह पहले जीरो हावर ऑपरेशन चला दिया, जिसके तहत क्या किया? कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार करना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों को पता था भीड़ चाहे कितनी भी बड़ी हो, अगर नेतृत्व करता नहीं होगा तो यह आंदोलन कुछ काम नहीं आएगा। अंग्रेज चतुर थे, उन्होंने अगले दिन सुबह क्या किया? कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया ताकि इसको नेतृत्वहीन आंदोलन बना दिया जाए। और आपसे एग्जाम में यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, महात्मा गांधी का नेतृत्वहीन आंदोलन कौन सा था? भारत छोड़ो आंदोलन था। तो हम पढ़ते हैं, बात है 9 अगस्त की।
तो हम पढ़ते हैं, बात है 9 अगस्त 1942 की। इस दिन 9 अगस्त की सुबह पहले 9 अगस्त की सुबह अंग्रेजों ने 9 अगस्त की सुबह अंग्रेजों ने जीरो हावर ऑपरेशन के तहत अंग्रेजों ने जीरो हावर ऑपरेशन के तहत एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम था जीरो हावर ऑपरेशन के तहत भारतीय सभी बड़े नेतृत्वकर्ता गिरफ्तार कर लिए। इस आंदोलन के सभी नेता गिरफ्तार कर लिए, सभी नेता गिरफ्तार कर लिए, गिरफ्तार किए। अब जैसे इसको गिरफ्तार किए तो इस आंदोलन को नेतृत्वहीन आंदोलन बना दिया, इस आंदोलन को नेतृत्वहीन आंदोलन बनाया, इसको नेतृत्वहीन आंदोलन कहा जाता है। तो याद रखें, इसी को नेतृत्वहीन आंदोलन कहा जाता है क्योंकि इसके सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। अब इसके सारे बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए तो उनके अनुपस्थिति में भी इस आंदोलन को चलाया गया था। वो कैसे? तो काफ़ी छोटे नेता थे जिन्होंने इस आंदोलन को चलाने की कोशिश की थी। वो देखिए कैसे। तो हम पढ़ते हैं बड़े नेताओं की अनुपस्थिति में, तो हम पढ़ते हैं बड़े नेताओं की अनुपस्थिति में इस आंदोलन का जो नेतृत्व था, इस आंदोलन का जो नेतृत्व था वो किसने किया था? तो हम पढ़ते हैं इस आंदोलन का नेतृत्व किया था राम मनोहर लोहिया ने। इस आंदोलन का नेतृत्व किया था राम मनोहर लोहिया ने, अरुणा आसफ अली ने, अरुणा आसफ अली ने, राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली ने, जय नारायण ने, जय नारायण ने, सरोजनी नायडू ने, सरोजनी नायडू ने। तो ऐसे नेताओं ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो ये हम पढ़ते हैं बड़े नेताओं के अनुपस्थिति में इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। देखिए इस आंदोलन के अंदर उषा मेहता को, इस आंदोलन में उषा मेहता को खुफिया रेडियो चलाने के लिए जाना जाता है। उषा मेहता को खुफिया रेडियो चलाने के लिए जाना जाता है, खुफिया रेडियो चलाने के लिए जाना जाता है, के लिए जाना जाता है। देखिए उषा मेहता को इस आंदोलन में खुफिया रेडियो चलाने के लिए जाना जाता है। गौर से देखिए बोर्ड पे। तो मैंने ये बताया जब बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया तो इन छोटे नेताओं ने इसका नेतृत्व किया। हालांकि आंदोलन चल नहीं पाया क्योंकि बड़े नेता तो गिरफ्तार हो चुके थे। हाँ, इस लाइन का क्या मतलब है ये गौर से सुनिए। इस आंदोलन में उषा मेहता, देखिए उषा मेहता रेडियो चलाने का काम करती थी, रेडियो ऑपरेट करने का काम करती थी। इसको इसलिए जाना जाता, इसने सारे के सारे भारतीय लोगों का रेडियो के माध्यम से नेतृत्व किया था। इसको खुफिया रेडियो क्यों बोला जाता है? क्योंकि अंग्रेजों ने काफी कोशिश की थी पता लगाने के लिए कि ये ऑपरेट कहां से किया जा रहा है, अंग्रेज कभी पता नहीं लगा पाए। इसलिए उषा मेहता को इस आंदोलन में खुफिया रेडियो चलाने के लिए भी जाना जाता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं आखिरकार ये आंदोलन भी असफल रहा था। तो हम पढ़ते हैं महात्मा गांधी के ये तीनों आंदोलन असफल हुए थे। महात्मा गांधी के ये तीनों आंदोलन असफल हुए थे। अब ये भी याद रखोगे इसकी असफलता के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, इसकी असफलता के बाद ब्रिटेन के पीएम थे जिनका नाम था विंस्टन चर्चिल, जिनका नाम था विंस्टन चर्चिल, जिनका नाम था विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को, विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनंगन फकीर कहा था। तो आप याद रखोगे महात्मा गांधी को अर्धनंगन फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। तो मैं आपको बता दूं इस आंदोलन के असफल होने के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनंगन फकीर की उपाधि दी थी, अर्धनंगन फकीर की उपाधि दी। हाँ, ये बता देता हूँ पहली बार महात्मा गांधी को अर्धनंगन फकीर फ्रैंको मोरिस नामक एक अंग्रेज ने कहा था, लेकिन इनको पूर्ण रूप से उपाधि विंस्टन चर्चिल ने दी थी। इसके बाद हम पढ़ते हैं इसी आंदोलन के अंदर महात्मा गांधी ने इस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था, करो या मरो का नारा दिया था, करो या मरो का नारा दिया था। तो ये भी हम पढ़ते हैं इसी में।
इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो ये भी हम पढ़ते हैं किसमें, इसी आंदोलन के अंदर। तो ये था आपका भारत छोड़ो आंदोलन। इससे आने वाले जितने भी सारे क्वेश्चन थे वो सारे के सारे मैं बोर्ड पे करवा चुका हूँ। अब आपका काम है इन सारे के सारे आंदोलन को अच्छे से याद कर लेना। एक बार सारे के सारे आंदोलन को फिर से रिपीट करता हूँ, थोड़ा सा समझ आ जाए, क्योंकि ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, याद रखेंगे आप। हाँ यहीं से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हैं आपके। असहयोग आंदोलन फिर से देखिए। असहयोग आंदोलन में आपको याद रखना है, अंग्रेजों ने रोलैक्ट एक्ट पारित किया था, जिसके चलते हमने 13 अप्रैल 1919 को सभा बुलाई थी। और इसी दिन क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। किसके विरोध में, इनकी गिरफ्तारी के विरोध में, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सतपाल। तो आप ये लाइन याद रखोगे, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में। इसके बाद आप याद रखोगे, देखिए इसके बाद आप याद रखोगे असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव था 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में पारित किया गया था। इसके बाद आप याद रखोगे 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चोरा चोरी कांड हुआ था, जिसमें पुलिसकर्मी घायल हुए थे, मारे गए थे। हाँ एक ये भी याद रखोगे, असहयोग आंदोलन वापस कब लिया था, 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा हुई थी। इसके बाद हम पढ़ते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसमें आपको हाँ ये क्वेश्चन याद रखना, ग्राम सचिव के एग्जाम में आया था। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी मार्च यात्रा शुरू की थी, 5 अप्रैल को यात्रा पूरी की थी। 6 अप्रैल की सुबह, कई बार डायरेक्टली ये पूछ लिया जाता सविनय अवज्ञा आंदोलन कब पारित हुआ था, कब घोषणा हुई थी, 6 अप्रैल 1930 की सुबह सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा हुई थी। फिर गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 5 मार्च 1931 को। फिर याद रखोगे कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए गए थे, SS राजपुताना नामक जहाज से गए थे, और महात्मा गांधी ने सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ही हिस्सा लिया था। ये भी आप याद रखोगे। इसके बाद देखिए आपको याद रखना है तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन, जिनमें आप याद रखोगे गोलमेज सम्मेलन से पहले साइमन कमीशन आया था, और साइमन कमीशन का विरोध करते लाला लाजपत राय घायल होकर मारे गए थे, जो जनरल कोर्ट के आदेश देने की वजह से मारे गए थे। इसके बाद हम पढ़ते हैं तीनों जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे 1930, 1932, 1932 में हुए थे। इसके बाद आप याद रखोगे तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले जो एकमात्र भारतीय थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड से दलितों को पृथक निर्वाचन दिलवा दिया, लेकिन महात्मा गांधी नहीं चाहते थे दलितों को पृथक निर्वाचन मिले। इसलिए महात्मा गांधी ने नाराज होकर पूना की यरवदा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया, जिससे महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में पूना समझौता हुआ था। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन याद रखोगे, याद रखेंगे इसे 7 अगस्त 1942 को 7 अगस्त 1942 को वर्धा प्रस्ताव के नाम से पारित हुआ। 8 अगस्त 1942 को ये ग्वालियर टैंक मैदान में पारित हुआ, लेकिन 9 अगस्त को सारे के सारे नेता गिरफ्तार हुए, और ये एक नेतृत्वहीन आंदोलन था जो सफल नहीं हुआ। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बनेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। पढ़ते रहें आप सारे, मिलते हैं आप लोगों की अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। बेस्ट ऑफ लक सारे स्टूडेंट को, टाटा बाय बाय।